आज का जो हमारा सेशन होगा ये हर स्कूल ओनर के लिए या हर स्कूल एसोसिएट के लिए, सपोज वो टीचर है, स्टूडेंट है, हर यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, फॉर एवरीबडी इट विल बी अ वेरी हेल्दी सेशन. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द Mandeep Kaur Sidhu show. So today we have Dr. Raj Singh with us. डॉक्टर राज, जिनको 38 इयर्स का एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम टुडे. ही इज अ ट्रेनर, ही इज अ टीचर, a TEDx speaker and an education entrepreneur. He is an advisor to various universities. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ये एडवाइजर हैं. ये डिफरेंट ऑलमोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज के सर वाइस चांसलर रह चुके हैं. रियाद बाड़ा यूनिवर्सिटी मोहाली, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, Ansal University Gurgaon, MET University Jaipur, and MET University Noida. So sir has a very vast experience. Especially मैंने सर को हमारे इस शो में इसलिए इनवाइट किया है because he has experience of being in universities in various states. अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में सर ने अपनी सर्विसेज दी हैं. He has trained more than 4,000 teachers till now, and he has been a corporate trainer to Tata, Air India जैसी companies में. He has trained the staff over there. Sir, we are very honored to have you to the show. Thank you, Mandeep. Thank you for having me this morning. सर, आपसे मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपके टीचर्स कैसे थे? सो डू यू रिमेम्बर एनी टीचर और एनी केस? मनदीप, मैं हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहा था एक छोटे से गांव में. और जो स्कूल में हमारे टीचर होते हैं उनको इंसान कभी नहीं भूलता. आप कॉलेज के टीचर्स को भूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भूल जाएंगे, बट जिन्होंने आपकी नींव रखी, जिन्होंने आपको फाउंडेशन दी. और शायद हमारे जमाने में तो टीचर्स पनिश भी बहुत किया करते थे, और जिन टीचर्स ने सबसे ज्यादा पनिश किया वो हमेशा याद रहते हैं. और अब जब हम वापस देखते हैं तो लगता है कि शायद उन्हीं की वजह से हम जो कुछ ही बन पाए, ये उन्हीं की देन है. और बहुत याद आती है उनके जो सिंपल सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने जिंदगी में दिए, वो जीवन में बहुत ही काम आने वाली बातें थी. और उन्हीं की बदौलत आज हम जहाँ भी पहुंच पाए हैं. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता था स्कूल में? बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे होंगे, हम यूनिवर्सिटी पे भी आएंगे बट आई वांट टू नो कि स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? वेल, गवर्नमेंट स्कूल्स में ना तो इतना कभी हमने आइडेंटिफाई किया, बट हाँ, जिसमें आपकी ज्यादा रुचि होती थी उसको कह देते थे ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट है. मेरा स्कूल के टाइम पे शायद कहूँगा मैथमेटिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, जो कि नॉर्मली एक फोबिया क्रिएट करता है बच्चों में. लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल से निकल के कॉलेज में गए, कॉलेज में हालांकि मैं बहुत साल नहीं पढ़ पाया था विशेष कारणों से, वहां जाकर इकोनॉमिक्स में मेरी रुचि बहुत ज्यादा रही. और बाद में फिर मैंने अपनी मास्टर्स वगैरह भी इकोनॉमिक्स में की और फाइनेंस की तरफ मेरा रुख हो गया. और मुझे लगा जो मैथमेटिक्स में मेरी रुचि थी वो एक फाउंडेशन बन गई इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए. तो आपस में लिंक्ड हैं ये. और पिछले कई वर्षों से, राजा दशकों से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का मैं टीचर हूँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में. और वो रुचि अच्छी रही, उसी की फाउंडेशन के बदौलत इस एरिया में थोड़े एक्सेल हो गए हैं. ठीक है, ग्रेट सर. आपका 38 इयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, आप 4-5 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे हैं, तो इतने यू हैव गेन्ड सो मच ऑफ अचीवमेंट्स. व्हाट वाज योर फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस? मैं एक आधे मिनट में अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं आपको. मैंने अपना करियर शुरू से ही एकेडमिक्स में नहीं किया. मैं करीब 14 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में कार्यरत था. और मैंने वायुसेना में रहते रहते अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की. उसके बाद फिर मैंने अपना CFA चार्टर पूरा किया भारतीय वायुसेना में रहते हुए ही. और जो मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस था वो भारतीय वायुसेना छोड़ने के बाद 1994 में मैंने जब एजुकेशन में एंटर किया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू नहीं किया. उन दिनों जो मेरा इंस्टीट्यूट था हैदराबाद में, वो स्कूल कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग किया करते थे. तो मुझे याद है मेरा पहला जो एक टीचिंग सेशन था वो पूरे हिंदुस्तान के मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स, जो सीनियर टीचर्स थे, उन सेशन ले रहा था. जी, फर्स्ट टाइम फिर आपने टीचर्स को ही पढ़ाया है मतलब? हाँ जी. तो आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से एक तरह की एजुकेशन में
मैं कहूंगी कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, बिकॉज नोबडी वाज प्रिपेयर्ड टू स्टडी ऑनलाइन, टू टीच ऑनलाइन। आपको स्पेशली, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि सर को इंटरव्यू में लेके आने का मेन कारण ये भी है कि सर हैज सर्व्ड इन पंजाब आल्सो एंड इन अदर स्टेट्स आल्सो। तो आपका बड़ा वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है अलग अलग स्टेट्स का। तो मुझे लगा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन। और आपने एमईटी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन पे भी काम करती हैं, एंड और भी कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है। सो यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, सो आई थिंक यू आर द वन ऑफ द बेस्ट टू टॉक अबाउट द सिचुएशन टुडे। मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में बेसिक अगर हम बात करें, 2 या 3 अंतर क्या हैं? देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं इसको टेक्निकली कहूँ तो हम जो भी पढ़ाते हैं उसके ना अलग अलग उद्देश्य होते हैं जो अचीव करने होते हैं। तो जो बहुत ही बेसिक लेवल के उद्देश्य हमारे होते हैं, जैसे नॉलेज इम्पार्ट करना, कंटेंट है पढ़ने के लिए देना, चाहे वो बच्चा किताबों से पढ़े या ऑनलाइन कंटेंट से पढ़े, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो थ्योरी में काफी हद तक हम जस्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम जो स्किल्स और एटीट्यूड्स की बात करते हैं और एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, वो शायद उतना हम ऑनलाइन एजुकेशन में प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, हमने सीखा है और हमें बताया भी गया है कि जब आप एजुकेशन लेने जाते हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आप सिर्फ अपने टीचर से नहीं सीखते, लेकिन ऐसा मानते हैं कि बच्चा उस क्लास के वातावरण से सीखता है, उस कैंपस में जो हवा चलती है उससे, उसमें सांस लेके सीखता है। एक पीयर ग्रुप लर्निंग बोलते हैं, उसका बहुत भारी महत्व है। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे सीखता है, आपस में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखता है। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके टीचर और जो साथी लोग हैं क्लास में उनसे होता है, उससे सीखने को मिलता है। ये जो सेकंड पार्ट मैंने बताया, इसमें काफी लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ हद तक मैं समझता हूँ 30-35% जो एजुकेशन आजकल इम्पार्ट किया, तो उसका 30% से 35% हिस्सा हम शायद ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड हमें फेस टू फेस एजुकेशन की, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। हम एक जो फीलिंग होती है, ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस, उसको शायद इतना फील नहीं कर पाते ऑनलाइन एजुकेशन में जितना हम फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग में कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती फेस टू फेस को, उसको सप्लीमेंट कर सकती है। हाँ, मतलब आप भी कहते हैं कि कॉम्बिनेशन चाहिए। मेरे भी माइंड में ये सवाल बहुत बार आता है कि अगर ऑनलाइन ही इतना सक्सेसफुल होता तो इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने फेमस, हार्वर्ड लगा लें आप, हमारे कंट्री में आईएम्स लगा लें जो कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखते हैं, बच्चा पूरे सेमेस्टर में 1 हफ्ता नहीं घर जा सकता। So there must be lot of other kind of learning की classmates के साथ एक particular ambience में बच्चे जो कि पढ़ते हैं। So totally I agree। तो अभी जैसे ये situation आ गई है, everybody has to be at home, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो रेडी है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए? आजकल बहुत सारे वेबिनार्स, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट वेब पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भरमार है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये सारे सेंटर्ड हैं बड़े शहरों पे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे। सबसे पहला रीजन है कि कितने परिवारों में आपके पास लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स हैं। दूसरी बात, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तीसरी बात यह है, खास करके ये कोविड के दौरान तो क्या हुआ कि हम बिल्कुल अनअवेयर पकड़े, कोई नोटिस ही नहीं मिला कि भाई इस तरह की स्थिति आ सकती है, अपने आप को तैयार करिए या अपने आप को ट्रेन करिए। इसलिए टीचर्स भी इसके आदी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस करने के, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस और भी कम हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है, जो पेडागोजी होती है, पढ़ाने का तरीका होता है, लिमिटेड तरीके से ही हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग पे। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में देख रहा था, बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी है इंडिया की, न्यू एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना चाह रहे थे। इनके पास सॉफ्टवेयर है, फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के एग्जाम इसलिए नहीं कर पाए, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप है ही नहीं, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ेगा लॉकडाउन खत्म होने का, ताकि वो फेस टू फेस और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन
रिटर्न एग्जाम कर सकें। जी, जैसे ये भी सुनने को आया है कि एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं थ्रू रेडियो, थ्रू टीवी। आई डोंट नो करिकुलम कहाँ पे रेडी पड़ा था कि जो फटाफट रेडियो और टीवी पे हाँ पहुंच हाँ। गए। तो आपको क्या लग रहा है कि इज इट फीजिबल या स्टूडेंट इसके आदी हैं या इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन है, कितना इफेक्ट है? जैसा कि मैंने पहले कहा, एक ऐसी स्थिति में जहाँ एक पैंडेमिक आया हुआ है पूरे विश्व में, हम्म। उसमें बच्चों को मीनिंगफुली एंगेज करने के लिए कुछ हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है, जहाँ जहाँ टेलीविजन और इंटरनेट की एक्सेस है, जैसा कि मैंने कहा, हम्म। उसमें लिमिटेशंस हैं। आप अगर सोच के देखें, नए नए पढ़ाने के तरीके किस लिए निकाले जाते हैं कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। हम्म। आप अगर ये उम्मीद करें एक बच्चा पहली दूसरी तीसरी क्लास का और 6 से 7 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर मीनिंगफुली एजुकेशन को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। कई बार सुनने में आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन में या जो भी टीवी के थ्रू लेसन दिए जा रहे हैं या जो बात अपनी पहुंचाई जा रही है, उसमें जब तक एक पेरेंट आपके साथ ना हो, हम्म। बच्चा कुछ नहीं समझ पाता। पहले तो बात ये, बैठेगा नहीं उसके सामने, और बैठ पाए तो कुछ समझ नहीं पाएगा। मैं तो बल्कि पेरेंट्स के टच में हूँ। कई बार ऐसा सुनने में आता है, पेरेंट्स बड़े ही गुस्से में आते हैं कि साहब, हमारा काम थोड़ी है बच्चे को पढ़ाना, तो आपका काम है। हम्म। आप हमें कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम बस उसके पास बैठे रहें और उनको पढ़ाएं? आप क्या करेंगे? स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं टीवी रेडियो इंटरनेट पे जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं, उनके लिमिटेड यूज हो पा रहा है। मैं नहीं समझता कि वो पूरी तरह से इफेक्टिव है। अच्छा, आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि टीचर्स जो बड़े प्रेशर में आ गए हैं ना। बीच में तो चलो हाँ अब सरकार ने बोल दिया कि स्कूल्स को फीस देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को पता नहीं वो देंगे कैसे, मुझे इसका नहीं अंदाजा अभी। हाँ बट चाहे लेट दें, मतलब ऐसा कुछ हाँ। नहीं नोटिस आया कि माफ हो फीस या इस पे अभी डिसीजन लेना है। बट हम्म, फिर भी जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारी विमेन टीचर्स हैं, राइट? और करंट सिनेरियो में दे आर काइंड ऑफ फोर्स्ड और अनविलिंगली भी उनको दे हैव टू मेक वीडियोस एंड देन दे आर सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप, ट्राइंग टू एंगेज द स्टूडेंट्स, राइट? सो आपको क्या लगता है कि कल्चरली अगर हम सोचें कि इज इट समथिंग लाइक कि वी आर एंटरिंग पर्सनल स्पेस ऑफ अ टीचर अनविलिंगली? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाने की कोशिश की है, हम्म। वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम्म। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने जिस तरह से एक प्रयास किया है, जो काफी हद तक सफल रहा है, उसके लिए उनकी तारीफ करता हूँ। और उससे हमें एक उम्मीद बनती है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। जी। मैंने बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में देखा है जहाँ अध्यापकों के फोन नंबर शेयर करना मना किया जाता है, हम्म। विशेष करके स्कूल टीचर्स का। बहुत ही यंग हैं, न्यूली मैरिड हैं, एक गांव के परिवेश से आती हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल माहौल से आती हैं। उनमें उनके फोन शेयर करने रहा है। आप जब व्हाट्सएप के जरिए या किसी दूसरे ऐप के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको अपने घर में वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों से, पेरेंट्स से शेयर करने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक निजी जीवन में प्रवेश तो कर रहे हैं टीचर्स से, जो कि काफी हद तक एक डिस्कम्फर्ट, एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। मैं आपसे सहमत हूँ। और ये हमें सोचना पड़ेगा भविष्य में, अगर हमें कुछ हद तक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी भी पड़े, एक प्राइवेट लाइफ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे टीचर्स की प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। उसमें बहुत ही सिक्योर नेटवर्क या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको करने पड़ेंगे। और आपने सुना होगा आजकल पैंडेमिक के दौरान तो जो साइबर क्राइम है वो बढ़ गए हैं, हम्म। क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान दुनिया का फोन पे या लैपटॉप पे, इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, और तरह तरह के तरीके लोग अपना रहे हैं। फेक न्यूज की जिस तरह से एक भरमार हो गई है, फेक वेबसाइट्स आ गए हैं, अकाउंट्स आ गए हैं, अ, उसको अगर देखें तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। जैसे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का एक्सपीरियंस है, आप विद इन द यूनिवर्सिटी इतने साल आपने काम किया है, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि आज स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की जो
फीस है, मंथली फीस है या सेमेस्टर फीस है, हर चीज जो है वो डिले हो गई है। 1 मंथ भी उसका डिले होना, जो कि कॉलेजेस, कई जो रूरल स्कूल्स हैं, रूरल एरियाज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब दे इट्स वेरी टफ फॉर देम टू सर्वाइव। अदर देन टीचर्स, आपको क्या लगता है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या और कौन से एसोसिएट्स होते हैं स्कूल के साथ की इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि दिख नहीं रहे, जो पेरेंट्स को नहीं दिख रहे, सरकार को नहीं दिख रहे, बट हाउ दिस गॉट डिस्टर्ब? देखिए, जहाँ तक रूरल एरिया के स्कूल्स की बात है, गांव के स्कूलों की बात है, वहाँ नॉर्मल समय पे फीस लेने में दिक्कत होती है। कई बार ऐसा देखा है कि जब फसल कटती है तभी वो 6 महीने की फीस इकट्ठी रहते हैं, नहीं तो बीच में नहीं दे पाते। ऐसे लोग भी, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और यकीन मानिए, पिछले करीब 40 से 50 दिन से स्कूल्स में एक पैसा फीस नहीं आई है, एक पैसा। रही बात टीचर्स की सैलरी की, हर तरह के स्कूल्स हैं प्रयास कर रहे हैं कि वो टीचर्स को सैलरी दें, पूरी ना दें, कुछ दे दें, कुछ को पोस्टपोन कर दें, ताकि जब फीस आएगी, अगर आएगी तो उसको दे सकें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या स्कूलों के पास जो आई है, ये सब हुआ सत्र के शुरुआत में। अभी तक एडमिशन्स भी नहीं हो पाए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स तो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन करके, वहाँ वैसे ही भीड़ रहती है पेरेंट्स की और बच्चों की, और वो ऑनलाइन फीस जमा करने में सफल है। लेकिन जो गांव के स्कूल हैं, उसमें फीस की तो बात ही करना छोड़ दी, अभी एडमिशन के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। रही बात स्टाफ और टीचर्स की, देखिए टीचर्स कुछ हद तक काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में प्रयास कर रहे हैं प्रोवाइड करने का, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, टीचर्स को रिटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल्स के लिए। लेकिन जब एक भी पैसा इनफ्लो ना आए और आउटफ्लो आपका रोजमर्रा के खर्चे होते रहे, तो दिक्कत तो आएगी इंस्टीट्यूशन के आसपास। दूसरा जो एक मुद्दा सबसे बड़ा है, मैं नहीं समझता कितने हमारे नीति निर्माता हैं या बड़े शहरों के लोगों को समझ पाते हैं इकोनॉमिक्स क्या है एक स्कूल की, और खास करके गांव के स्कूल की। बहुत सारे ऐसे लोगों से संपर्क में आए जिनको यही नहीं पता स्कूल बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि जैसे सरकारी स्कूलों में ना तो जमीन खरीदने की कॉस्ट लगती है, ना बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट लगती है, वो सरकार बना के देती है, सैलरी जो है सरकार से आ जाती है, मिड डे मील का खर्चा स्कूल से आ जाता है, बाकी सारे खर्चे उनको जो एक थोड़ी बहुत फीस लेते हैं उनसे पूरा करने में दिक्कत होती है। प्राइवेट स्कूल्स को सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। मैं आज ही पढ़ रहा था अखबार में, कुछ राज्यों में इवन सरकारी टीचर्स की सैलरी 2-2, 3-3 महीने से नहीं मिल पाई। हम कैसे उम्मीद करें कि प्राइवेट स्कूल्स सब कुछ कर पाएंगे बिना किसी नेगेटिव प्रभाव के। मनदीप, आप मेरी बात समझिए, अगर किसी स्कूल में 15 दिन की फीस ना आए, स्कूल बंद होने के कगार पर आता है। वो रोज के खर्चे महीने की फीसें चलाते हैं, और बंद कर भी इतना नहीं प्रेशर सकते ना, बंद कर भी नहीं सकते क्योंकि पूरा सेशन है बच्चे का, उसकी लाइफ का सवाल है। बंद कर नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते उसको। अल्टीमेटली आपकी जवाबदेही है, इस तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सत्र में सिलेबस पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, वो आपकी जवाबदेही है। बच्चों का इससे कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, वो स्कूल और पेरेंट्स के बीच की बात है। मैं कई बार टेलीविजन पे जो प्रोग्राम आते हैं, मैं कॉल सुनता हूँ, पूरे देश से कॉल आते हैं और पेरेंट्स चला चला कहते हैं कि जब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है फेस टू, तो फीस लेना क्या अधिकार है स्कूलों का। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही एक विनम्र तरीके से, कि जब भी स्कूल खुलेंगे महीने 2 महीने में, क्या पूरा सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है स्कूल्स की? क्या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे? क्या ऑनलाइन एजुकेशन एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं उनको? तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की सोच ना लाएं, और जितना स्कूल्स का दायित्व है कि वो टीचर और स्टाफ को सिक्योर रखें, उतना ही दायित्व पेरेंट्स का भी है कि वो स्कूल को टाइमली फीस देके उनको चलाने में मदद करें। मैं तो खुद फील करती हूँ कि हमारे इंडियन जो पेरेंट्स हैं, वो एजुकेशन को, या हमारा सिस्टम भी आप लगा लें करंटली, एजुकेशन को खाने की जितनी, हेल्थ की जितनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं देते वो इतना? कहाँ पे उनकी मेंटालिटी स्टक है कि हम ये मैं फील कर सकती हूँ, बिकॉज एजुकेशन हैज चेंज्ड माई लाइफ। ठीक है, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से आई कुड बी एबल टू डू सो मच। तो मुझे, अगर मैं एक चीज सोचूं कि किसने मेरी लाइफ बदली, तो मैं एजुकेशन बोलूंगी। आज हमारा एजुकेशन अच्छा होता सिस्टम, तो हमारे खुद के बहुत डॉक्टर्स होते और बेटर फैसिलिटीज होती, सिस्टम और बदला हुआ होता, हम बेटर कोप अप कर सकते इस सिचुएशन के साथ भी। सो पेरेंट्स, आप थोड़ा उनको कन्विंस करिए इंटरव्यू के जरिए कि एजुकेशन भी हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा एक करेक्शन करूं, अगर आप मुझे परमिशन दें। पेरेंट्स एजुकेशन को महत्व देते हैं, खाने और
सेहत के कंपैरिजन में। हम्म, लेकिन सवाल ये उठता है किस तरह की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप यकीन करिए, गांव का गरीब से गरीब पेरेंट जो मजदूरी करता है, फैक्ट्री में काम करता है, वो बच्चे को ट्यूशन के लिए जरूर भेजता है। खाना छोड़ देगा लेकिन ट्यूशन के लिए भेजता है। सबसे बड़ी बीमारी हमारे जो समाज की है वो कोचिंग और ट्यूशन की है। हम्म, और मेरे हिसाब से एजुकेशन और कोचिंग में बहुत भारी फर्क है। एजुकेशन पूरी लाइफ के लिए होती है, जबकि कोचिंग और ट्रेनिंग स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। ये फला एग्जाम पास करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है। मैं आज पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे को दबाव में डाल के बांधे ना, और ट्यूशन या कोचिंग के लिए भेजना भी सोशल स्टेटस का सिंबल ना माने। वो दुनिया में इंजीनियरिंग, डॉक्टर और वकीलों के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। जैसे कि आपने कहा, आजकल डॉक्टर्स की बड़ी भारी आवश्यकता है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ना कि हमारे देश में अगर 60-65 हज़ार सीटें हैं डॉक्टर्स के लिए, और उसमें 16-17 लाख बच्चे सब कुछ खाना पीना छोड़ के, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाकी छोड़ के उसी के पीछे अपने जीवन को दांव पे लगा दें, वो भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा गलत है। आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा बिना किसी को ऑफेंड किए हुए। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब भी कोई स्कूल फीस बढ़ाने की बात करता है तो हमारे माता पिता, अभिभावक, राजनीतिक दल और पॉलिसी मेकर्स का भी उनको सपोर्ट रहता है, सामाजिक संस्थाओं का भी सपोर्ट रहता है। वो सड़कों पर उतर आते हैं कि फीस कैसे बढ़ा दी उन्होंने। तो फीस कितनी बढ़ाते हैं? 500 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, इस तरह की फीस में बढ़ोतरी होती ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। वही पेरेंट्स शाम को एक कोचिंग सेंटर के नाम 2 लाख रुपए का चेक साइन करने में झिझकते नहीं। सो मैं उन पेरेंट्स को एडवाइस कर, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत सिर्फ स्कूल एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की दिक्कत है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर स्कूल कॉलेज में ठीक से पढ़ाई करें बच्चे, अगर स्कूल कॉलेज को हम सहयोग करें ठीक से चलने में, सो मैं नहीं समझता किसी भी एग्जाम के लिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जरूरत पड़ेगी और कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल सही कही, एजुकेशन से जिंदगी बदल जाती है। आप एक एग्जाम्पल हैं, मैं भी किसान परिवार में जन्मा। अगर मैं कई बार सोचता हूँ हमारे माता पिता ने हमें स्कूल ना भेजा होता तो हम क्या कर पाते, शायद खेती करते थे जो आजकल बहुत कम रह गई है। लेकिन अगर हमें बदला है तो एजुकेशन ने बदला है। जी। ऐसा कहा जाता है कि एजुकेशन है तो सब कुछ आपके पास, बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप। आज जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रही हैं और टीवी प्रोग्राम की बात की, ये सब एजुकेशन की वजह से तो होता है। जितने भी आविष्कार होते हैं, जितने भी इनोवेशन होती है, वो एजुकेशन की वजह से होती है। आज अगर कोविड में हम वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशन की वजह से होती है, बेहतरीन एजुकेशन की वजह से होती है, हमारे शोध कार्य की वजह से होती है। इसलिए मैं पेरेंट्स से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। हेल्थ जरूरी है, उस पर भी ध्यान दें, बेसिक हेल्थ पे, लेकिन एजुकेशन की कॉस्ट पे नहीं। तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के करंट एडवाइजर भी हैं, तो मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी लेना चाहती हूँ कि करंट क्या उनको फाइनेंशियली हिट्स आए हैं एंड हाउ दे कैन बाउंस बैक। मतलब इसको कैसे कवर करेंगे, क्या क्या होना चाहिए जिससे ये फिर से लाइन पे आ सकती है चीजें, कैसे ये ठीक होगा। बिकॉज एक तरफ बच्चों का भविष्य है, वो छोड़ भी नहीं सकते उनकी डिग्रीज बीच में, जी। और एक तरफ स्टाफ है, मैंने आपको जैसे बात की थी, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का पूल होता है एक इंस्टीट्यूट। सो करंट उनको क्या हिट्स आए हैं और कैसे वो बाउंस बैक करें। सबसे पहले तो हमने बात की फी कलेक्शन ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज को दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली। आप मान लीजिए कुछ हद तक अभी ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहेगा कोविड के बाद भी। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फाइनेंशियल बर्डन आएगा। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैलेशियल लग्जरियस होटल लाइक बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं से पैसा तो आया ही है ना, उसकी कॉस्ट तो है ही है, उसको मेंटेन भी करना पड़ रहा है। जिन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर ली है, उनको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो कॉस्ट तो कम होने वाली है नहीं, रेवेन्यू आपके इफेक्ट होने वाली है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी आपको देखने में आएगा कि सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। वो जिन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्ट कर ली है वो, और कहीं ना कहीं
इनोवेशंस आपने नहीं की हैं जो अभी लानी पड़ेंगी, पेडागोजिकल इनोवेशंस, इनको बहुत होने वाली है। पोस्ट कोविड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात है, अगर मुझसे एक वर्ड में पूछें तो वो कहूंगा कि फिस्कल डिसिप्लिन। आप अनवांटेड खर्चों को कैसे कम करें, अपने कैश फ्लो को कैसे स्टेबल रखने का प्रयास करें। उसमें पढ़ाई के लिए बच्चों को तो फिर कर ही नहीं सकते आप, उनकी एजुकेशन में तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप, ताकि वो आने वाली है नहीं। ये तो हम ख्याल छोड़ दें कि इस साल में पूरे साल की फीस रेगुलर आपके पास आएगी। जब नॉर्मल समय में नहीं करते, इस साल आपको बहुत भारी दिक्कत होने वाली, खास करके कोविड के पीरियड की फीस देने में पेरेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम करने वाले हैं। फीस बढ़ाने में पाबंदी लग गई है, आप फीस नहीं बढ़ा सकते ज़्यादातर स्टेट्स में, और जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो तो फीस मांग भी नहीं सकते आप। मैं देखा था किसी एक राज्य में तो फीस मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है, अगर आप फीस मांगेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब में इससे भी क्या ऐसा ही है। संस्थानों को दिक्कत होने वाली है। विश्वविद्यालयों की जहां तक बात करूं मैं, आपने पंजाब का एग्जाम्पल दिया तो मैं एक इशू टच करना चाहूंगा। वहां पे कुछ हजार करोड़ रुपए सरकार ने निजी संस्थानों को नहीं दिए हैं अभी तक। आपके यहाँ पे एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, इसमें एक एक इंस्टीट्यूशंस के 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि वो बच्चे जिनसे फीस नहीं ले सकते संस्थान, उनकी फीस सरकार देती है इंस्टीट्यूशंस को, वो नहीं दिए। उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल वायबिलिटी में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि वो जो पैसा है संस्थानों को आने की उम्मीद कम ही होगी, ज्यादा तो होगी नहीं, उससे प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। सो मैं समझता हूँ सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको फजूल खर्ची कम करनी पड़ेगी, आपको जो कोर एक्टिविटी उन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल होने मैं समझता हूँ अगले 6 महीने से साल भर भी लग जाए हमें, उन पे आप खर्चे कम करके सिर्फ कोर एक्टिविटी के खर्चे रखिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और जहां ज्यादा दिक्कत होगी कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग का आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे आप लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर सकें सिस्टम में, चाहे आपको लोन लेना पड़े, चाहे किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़े, वो करना पड़ेगा, नहीं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मैं समझता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज में ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड है। अदरवाइज वो हैंड टू माउथ वाली बात है, फीस आई खर्चा कर दिया, फीस आई खर्चा कर दिया। अब जब स्कूल की बसें चलती हैं तो डीजल तो जलेगा, चाहे उसमें एक बच्चा है चाहे 20 बच्चे हैं, ये कुछ फिक्स कॉस्ट है, आप कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन ही आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, सो लास्ट में जो घर पे स्टूडेंट्स बैठे हैं इस टाइम, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वेल, स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज यही है, थोड़ा सा एक सेंसिटिव मामला है जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ। हम परीक्षा देने में, पढ़ाई करने में, क्लास अटेंड करने में अपने आप से ऑनेस्ट कभी नहीं रहे। हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या है, खास करके ऑनलाइन एजुकेशन जो भी स्कूल कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करें। आप परेशान ना हो, क्योंकि ये जो स्थिति है जिसके दौर से हम गुजर रहे हैं ये स्थायी नहीं है, 15-20 दिन, महीने में ये खत्म होने वाली है। इस दौरान अपने आप को मीनिंगफुली एंगेज रखें। ऑनलाइन क्लास ना भी हो रही हो तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। आप ऐसी जगह फंसे में जहाँ पे किताबों की एक्सेस नहीं है, तो ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ने को है। आजकल ऑनलाइन एक्सेस लगभग सभी के पास है, खास करके शहरों में तो आप फोन भी अगर रखते हैं तो उस पर एक्सेस मिल जाती है आपको। आजकल ऑल्सो जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ने फ्री एक्सेस सबको दे दी है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स है जिन्होंने फ्री एक्सेस दे दिए पढ़ने के लिए। जो भी कुछ हाथ लगे आपको, अपने आप को पढ़ने में एंगेज करके बिताइए, ताकि आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कहूंगा, जहां भी है चाहे 10 मिनट या 15 मिनट कुछ एक्सरसाइज कर पाए, वो जरूर करिए, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। ये सिर्फ लेटे मत रहिए, सिर्फ कंप्यूटर के सामने मत बैठे रहिए, सिर्फ फोन पे मत लगे रहिए। एक फिजिकल एक्टिविटी करने का प्रयास करिए, और जैसा कि मैंने कहा जो भी करें ऑनेस्टी के साथ करें, किसी और को दिखाने के लिए, अपने लिए करें, अपने फायदे के लिए करें। अगर आप मुझे याद दें तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा टीचर्स को। जी, यस। टीचर्स को मेरा ये संदेश है
कि हम कहीं ना कहीं पकड़े तो गए हैं। ऐसा कुछ हिस्सा एजुकेशन का है अगर जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि हम जो फेस टू फेस एजुकेशन देते उसमें कुछ हद तक हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो इरेलीवेंट था। अगर हमें ऑनलाइन कंटेंट रिप्लेस कर सकते हैं, उस पार्ट को कट कर दीजिए इसके बाद, और अपनी तरफ से नए नए पढ़ाने के तरीके इजाज करिए, इनोवेट करिए, पेडागोजिकल इनोवेशंस करिए, ताकि आज बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, टीचर समझ पाएंगे। हम प्रयास करें अपनी एजुकेशन के जरिए लो लेवल लर्निंग आउटकम तो ऑनलाइन एजुकेशन पूरा कर देगी, लेकिन जो हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं उसके लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसको आजकल एक न्यू नॉर्मल का नाम दिया जा रहा है। जी जी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सारे टीचर्स, सर ने बोला है कि इनोवेटिव तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, और वी हैव टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस की एक स्मूथ शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन एजुकेशन टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन जो ब्लेंडेड लर्निंग इसको बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग, blended learning. So something new I have learned also. Students की हम बात करें तो students should study more from books या online resources जो भी उनके पास available हैं, and they should stay honest while studying online too. सर का कहना है कि क्लास में भी हम इतने ऑनेस्ट नहीं रहते, सो नाउ वी हैव टू बी ऑनेस्ट बिकॉज हमारे लिए भविष्य का सवाल है। तो अब हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़े लफ्जों में कहूँ कि स्टूडेंट हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ऑन हिज ओन। अब तो टीचर जो है वो डांट भी नहीं सकता, so I think there is no online mode of scolding a child now. So thank you so much sir, thank you for being with Thank you, us. Mandeep. It was a pleasure talking to you and seeing you after a long, long time. Not only after imposition of lockdown, but otherwise also because of distance we couldn't meet, and it's nice interacting with you on Zoom or video. So I hope हमारी ऑडियंस को आज का ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। सर ने अलग अलग सिनेरियोज जो हैं डिस्कस किए हैं, व्हाट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर करंटली इनटू, हाउ स्टूडेंट्स कैन दे टेक दिस सिचुएशन पॉजिटिवली, एंड स्पेशली ही मेंशन कि टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करंटली, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिलीवर द कंटेंट ऑनलाइन टू द स्टूडेंट्स। सो बहुत अच्छा एक ब्रिज बने हुए हैं टीचर्स। So thank you very much, sir. We are very thankful to you for being on our show, and मेरी सारी audience को बहुत सारा thanks that they are watching our show. If you have any questions, you can also talk to Dr. Raj directly. You can email him. Thank you for watching our show, Mandeep Kaur Sidhu.